बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें स्टार्ट लेना है जी चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 आ गया है जी, आखिरी चैप्टर आ गया कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। और चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो अगर आज ही हम इसे ख़त्म कर दें तो हरज कोई नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें से भी मेन चीज़ें निकल गई हुई हैं। लेकिन बहरहाल हम इसे आज ख़त्म शायद ना करें, थोड़ा कम पढ़ेंगे तो। लेकिन कल इन एनी केस हमारा 50% ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम किसको कहते हैं? कोई ऐसा शख्स जो किसी दूसरे शख्स को अपॉइंट कर दे अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, ठीक है, और एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ फिर प्रिंसिपल की बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। इस सारे सिनेरियो के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एजेंसी, ठीक है, कि असल में बिजनेस या काम या कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? ये शख्स कर रहा है, लेकिन ये शख्स इसके साथ बराह रास्त कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बल्कि वाया दिस एजेंट काम कर रहा है। तो फिर इस रिलेशन को, इसके और इसके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? एजेंसी का रिलेशन कहते हैं। और हम इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि लीगली एजेंसी के रिलेशन में क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगी। सबसे पहली बात, किन मकासद के लिए एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है? ओनली लॉफुल एक्ट। जाहिर है इलीगल काम के लिए तो एजेंट अपॉइंट नहीं किया जा सकता। एजेंट कौन हो सकता है? एजेंट बाइंड हिज प्रिंसिपल फॉर ऑल लॉफुल एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जब एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाउंड कौन हो रहा है? प्रिंसिपल हो रहा है, ठीक है ना। कौन से एक्ट? लॉफुल। अच्छा जी, एजेंट गेट सम कमीशन फॉर द वर्क डन ऑन बिहाफ ऑफ। जाहिर है अगर ये इसका कोई बिजनेस का काम कर रहा है, कोई भी रिलेशन है, इसको ये कर रहा है, तो ये उसका कोई ना कोई कमीशन ले रहा होगा, ऑब्वियसली कोई सैलरी ले रहा होगा, कोई कमीशन ले रहा होगा। लेकिन लॉ एक बड़ी बारीक सी बात कर रहा है, बट टू क्रिएट एन एजेंसी नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। हमने जहां एक लिस्ट बनाई थी, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक्सेप्शन में वहां भी इसका जिक्र आ रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब इस बात को समझते हैं ये क्या बात हो रही है। इसने इसके साथ एग्रीमेंट किया कि आप मेरे एजेंट के तौर पे लाहौर, ये कराची रहता है, ये लाहौर है, इसने कहा जी आप मेरे एजेंट के तौर पे लाहौर पे काम करेंगे। इन्होंने कहा जी ओके डन। इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है। कल को ये कहे यार नहीं, या ये कहे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लॉ कह रहा है ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इसके लिए पैसे देना कोई जरूरी नहीं है, कोई कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं, लेकिन कल को जो ये काम करेगा उसके लिए तो पैसे होंगे, ये क्यों उसके बगैर काम करेगा? जस्ट टू क्रिएट अ रिलेशन ऑफ एजेंट एंड एजेंसी, इसके लिए कोई कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। कौन प्रिंसिपल होगा? ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या मतलब हुआ? मेजर हो, साउंड माइंड हो, नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है ना, वही जो हम कॉम्पिटेंट की डेफिनेशन पढ़ कर आए हैं। एजेंट कौन होगा? इवन इनकॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एन एजेंट, माइनर भी, अनसाउंड माइंड भी, ठीक है ना, कोई भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन, इवन इनकॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट, बट द प्रिंसिपल मस्ट ऑलवेज बी कॉम्पिटेंट पर्सन। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर जो कि हम देखने जा रहे हैं। An agent is a person employed to do any act for another or represent another in dealing with third person. The person for whom act is done or who is also represented is called principal. All type of business may use agents. An agent is a person who act on behalf of someone else, principal, to arrange transaction with third party. The agent is entitled to his agreed remuneration, or if there is no agreement, to a reasonable remuneration, ठीक है ना। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर एक तो हुआ जी 10% ऑफ द सेल मैं लूंगा, तो फिर तो यही एग्रीमेंट हो गया। ये नहीं लिखा हुआ तो फिर रीजनेबल। रीजनेबल का क्या मतलब है? कोर्ट विल डिसाइड, ठीक है ना।
situation, court will decide. Who may employ agent? Section 183. Who may employ an agent? Any person who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is sound mind may employ, यानी competent person. ठीक है ना? यानी इसको अगर हम अदरवाइज दूसरी तरह लिखें तो हम कह सकते थे एनी कॉम्पिटेंट पर्सन कैन अपॉइंट एजेंट. कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट एजेंट भी है. एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ? आपको पता ना मेजॉरिटी के दो लॉज थे, एक 18 साल वाला और एक 21 साल वाला. ये उस तरफ इशारा है कि अगर इसके ऊपर 18 साल वाला लगता है तो फिर ये 18 साल का होकर प्रिंसिपल बन सकता है, और अगर ये वो 21 साल वाली कैटेगरी में फॉल करता है तो फिर 21 साल में जाकर ये अपॉइंट हो करेगा. लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट का ये मतलब. क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी. हु मे बी एन एजेंट? एजेंट कौन हो सकता है? एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट. एनी पर्सन मीन्स ऑल पर्सन. Unsound. Agent shall be responsible to his principal according to the provision contained in the Contract Act except when such person is minor or of unsound mind. ये नहीं कह रहे कि ये हो नहीं सकता, फिर इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पर स्विच करेंगे. बट माइनर कैन बी एन एजेंट, अनसाउंड माइंड कैन बी एन एजेंट, लेकिन एजेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो फिर इन पर अप्लाई नहीं होंगी. जी. प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, आप प्रिंसिपल को पकड़ेंगे, क्योंकि लॉ ने ये सोच रखा है कि माइनर को हमने किसी भी सर्कमस्टांसिस में कुछ भी नहीं कहना है. ठीक है ना? वो और माइनर के हक में कोई बात आ रही होती है तो लॉ उसकी तरफ चला जाता है. मसलन माइनर को अगर आप एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो माइनर का तो फायदा ही होने लगा ना, तो लॉ कह रहा है जी कर दें अपॉइंट, कोई बात नहीं. नहीं सॉरी जी, वो आगे पढ़ने लगे हम, अगर वो इस चैप्टर में यही पढ़ने लगे. कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी. नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी. टू क्रिएट एजेंसी इसका मतलब है इस वाले रिलेशन की बात हो रही है. टू क्रिएट रिलेशन कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है. टू मेंटेन रिलेशन कंसिडरेशन ऑब्वियसली आ रही होगी. अच्छा जी, पढ़िए जी. Parveen 25 years old employed Azam 36 year old as her agent to finalize a business deal with Tariq. Azam made the contract on behalf of Parveen with Tariq. Azam as an agent shall be responsible to Parveen in case he breaches his duty as an agent. क्योंकि दोनों मेजर हैं. अच्छा जी. Parveen 25 year old employed Asif 15 year old as her agent to finalize a business deal with Tariq. Asif made contract on behalf of Parveen with Tariq. Asif as an agent shall not be responsible to Parveen in case he breaches the duty of his. ठीक है ना? क्योंकि माइनर की हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जी. आजम अगर अपनी ड्यूटीज के अंदर जितना काम वो करेगा, अभी आगे हम ये पढ़ने लगे कि कौन कौन से में एजेंट आने लगा है, ये उसका जिक्र अभी इससे अगली स्लाइड में आ ही रहा है. एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर अनदर, टू रिप्रेजेंट अनदर. अच्छा जी, क्या जी नीचे कुछ बातें लिखी हैं. देयर इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल. नंबर 1, एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ principal by negotiating with third party. Under normal circumstances, there is no legal agreement between agent and third party. However, agent may negotiate the term of contract between principal and third party. वो कह रहे एक नॉर्मल बात तो ये है कि एजेंट का रोल ही है बस. एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ही सारी गुफ्तगू कर रहा है. तो असल रिलेशन किसके दरमियान में है? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी. एजेंट ने सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाया है.
नॉर्मल हालात तो ये हो गए। When the contract is made, it is between principal and third party. Any person who is of the age of majority and who is of sound mind may employ an agent, competent person. Any person may be appointed as agent, incompetent person भी, even incompetent person. Minor or the person of unsound mind can be appointed as agent. It is so because the act of the agent is the act of principal, and therefore principal is liable to the third parties for the act of minor agent. क्लियर होगी बात जी? ये तो हो गई सारी जरा नॉर्मल सीधी सीधी बातें। अच्छा जी, अथॉरिटी ऑफ एजेंट। एजेंट के पास अथॉरिटी क्या है? नंबर 1 एक्सप्रेस अथॉरिटी, नंबर 2 employed authority, number 3 apparent authority, number 4 authority in emergency. एक्सप्रेस अथॉरिटी का क्या मतलब है? अथॉरिटी गिवन बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन। आपने मुआहदा, अपने एजेंसी का एग्रीमेंट बनाया, भाई आपके पास ये राइट आपके पास होंगे, आपके पास ये अथॉरिटी है। ये वर्बली भी कम्युनिकेट की जा सकती है एक दूसरे के साथ, रिटन भी हो सकती है, क्या है वर्बली हो क्या है रिटन हो, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस। एम्प्लॉयड अथॉरिटी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से अंदाजा लगाएंगे आपके पास क्या अथॉरिटी थी क्या नहीं थी। अपेरेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी क्रिएटेड ड्यू टू एजेंसी बाय एस्टोपल। इसको आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? एस्टोपल, एजेंसी बाय एस्टोपल का जिक्र अभी आगे जाकर करेंगे। अच्छा जी, एस्टोपल का क्या मतलब था? वैसे पीछे में पढ़कर है, टू एस्टॉप फ्रॉम, किसी को जो बात हो गई है उससे पीछे ना हटने देना, ठीक है ना? सम टाइम क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि हम किसी आदमी को, वो हमारा एजेंट नहीं है, हम शो कर देते हैं कि हमारा एजेंट है। सम टाइम हमारा पार्टनर नहीं है, हम शो कर देते हैं कि हमारा पार्टनर है, ठीक है? हम यहाँ कोई एक सेमिनार हो रहा है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी कंपनी को वो कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त आ गया, तो मैंने कहा जी ये भी हमारे साथ काम करते हैं, हमारे एक इलाके में ये भी एज एन एजेंट काम करते हैं। हालांकि वो करते नहीं थे, ज़रा वो बैठा हुआ फील हो कि भाई वो इसी सारी उसका हिस्सा है, और वो बंदा खामोश बैठा रहा है। तो आप सबने क्या तस्वुर कर लिया? एजेंट है। मैंने क्लेम किया कि ये हमारा एजेंट है और वो बंदा खामोश बैठा रहा है। आप सबने क्या सोच लिया है? अब एक स्टांस आ गया, लॉ कहता है अब इसको स्टॉप करो यहीं पर। अब ये बात भी नहीं कह सकता कि मैं एजेंट नहीं हूं। अगर वो उसी वक्त खड़ा होकर कहता कि नहीं जनाब मैं एजेंट नहीं हूं, मैं तो इनका दोस्त हूं, यहाँ बैठा हुआ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। लीगली उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त डिस्क्लोजर दे देता, लेकिन उसकी खामोशी एक्सेप्टेंस बता रही है। तो ये अगर इस तरह के हालात में किसी एजेंट के पास जो अथॉरिटीज आएंगी, उनका जिक्र है आगे स्लाइड में आता है, इसका अभी जिक्र। अथॉरिटी इन authority which the agent has in case of emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss. एक मिल्क सेल करने वाले शख्स ने अपने एक एजेंट को सियालकोट से कहीं और कोई और करीब लाहौर की जगह सोच लें, वहां से मिल्क देकर भेजा कि लाहौर में फलां बंदे के पास ये पहुंचा दो, एंड ही इज वर्किंग एज एन एजेंट। रास्ते में किसी एक जगह पर उसकी वो जो वैन थी वो खराब हो गई। अब उसको लग रहा है कि यार ये काम खराब हो गया, मिल्क तो खराब हो जाएगा। वो प्रिंसिपल को फ़ोन कर रहा है, प्रिंसिपल का फ़ोन ऑफ आ रहा है, या वो सिग्नल एरिया नहीं है, या वट एवर द रीज़न, दोबारा डायरेक्शन लेने के काबिल भी नहीं हो रहे। लॉ कहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अच्छा इसको इख्तियार नहीं दिया हुआ कि खुद डिसीजन ले, सेल कर दे, कुछ कर दे। लॉ कहता है नहीं, इमरजेंसी में इसको वो सारे इख्तियार मिल गए हैं जो एक प्रूडेंट इंसान, एक समझदार इंसान
उन हालात में करता है वो ये सारे काम कर सकता है। मसलन ये मिल्क वहां पर किसी को सेल कर दे, पैसे ले ले। बात समझ आइए? अथॉरिटी इन emergency. So actually there are 4 type of authorities: express authority, employed authority, apparent authority, authority in emergency. अच्छा जी, agent authority and power to bind the principal, section 188. A principal does not give an agent unlimited authority to enter into a contract on behalf of principal. There are limits on the authority of an agent that restrict the type of agreement that the agent can enter into, and principal is only bound to honor agreement that the agent make within the limits of authority. वो कहता है एजेंट कुछ भी कर रहा है तो प्रिंसिपल जिम्मेदार है। तो कहते हैं नहीं, एजेंट वो काम कर रहा है जिसकी अथॉरिटी उसको दी थी, देन प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके कोई काम करे तो फिर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन यहां लॉ थोड़ा सा बारीकी में जाएगा अभी। When the third party deal with an agent who does not have the authority to make the transaction, principal may or may not be bound by such transaction, and it depends upon the knowledge of third party. किस चीज का नॉलेज? अथॉरिटी ऑफ एजेंट। इधर तवज्जो करें क्या कह रहा है ये। वो कह रहा है कि नॉर्मल एक जर्नल रूल क्या है? एजेंट जो काम करेगा प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा, जर्नल प्रिंसिपल ये है हमारा। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, एजेंट अपनी अथॉरिटीज में रह के जो काम करेगा प्रिंसिपल उससे बाउंड हो जाएगा। अच्छा जी, उसने कहा नहीं ये भी बात ठीक नहीं है। लॉ ने आपको 2 बातें, 2 स्टेटमेंट उसने पहले कहा है एजेंट जो भी काम करेगा कौन जिम्मेदार होगा? प्रिंसिपल। वो कहते हैं एक जनरल स्टेटमेंट है। ने कहा अच्छा, लेकिन एजेंट अपनी अथॉरिटी में काम करे, उसका मतलब अथॉरिटी से बाहर जाएगा तो एजेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। लॉ कहता है नहीं ये भी बात ठीक नहीं। लॉ कह रहा है, लॉ बारीकी में उतरा है यहाँ पे थोड़ा। लॉ कह रहा है नहीं, जब ये केस बनेगा ना, हमारे पास आएगा केस, हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी को एजेंट की अथॉरिटीज पता है कि नहीं पता है। अगर थर्ड पार्टी को एजेंट की अथॉरिटीज नहीं पता है तो फिर एजेंट ने जो भी काम किया है प्रिंसिपल इसका रिस्पॉन्सिबल है। और अगर थर्ड पार्टी को पता है कि एजेंट की ये अथॉरिटी नहीं है और वो फिर भी एजेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो फिर ये इन दोनों की ट्रांजैक्शन है खुद ही जिम्मेदार होंगे। मैं समझाता हूं, अभी आई भी नहीं होगी समझ, इसलिए मैंने कहा कि लॉ ने बड़ा एक बारीक उसके अंदर चला गया लॉ। अच्छा जी, देखते हैं। मैं अभी करते आ जाती है, मैं देने लगा एग्जाम्पल। एक शख्स ने अपना एक एजेंट बिठाया हुआ है और उसने रेंट अ कार की एक शॉप ओपन की हुई है। यहां उसकी डिफरेंट व्हीकल्स हैं और एक एजेंट बैठा है जो उसकी बिहाफ पर ये सारे काम कर रहा है, गाड़ी रेंट पर देता है, सारा कुछ करता है। एजेंट ने एक गाड़ी सेल पर लगा दी, ठीक है। अब लॉ कहता है कि देखना यह है थर्ड पार्टी के पास उसको पता है कि एजेंट की अथॉरिटी क्या है। अगर तो पता है और फिर भी ये दो मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो फिर प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। मसलन इसकी मैं एक आसान एग्जांपल देता हूं। कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग में जमील साहब बैठे हुए, ठीक है, अल मारूफ जमील हुसैन साहब बैठे हैं। तो जमील साहब जो हैं वो एडमिशन्स को हैंडल करते हैं।
अब जनरली आप जाते हैं तो जाहिर है वो एम्प्लॉय हैं, लेकिन आप अज्यूम करें कि हम ये कह रहे हैं कि वो कॉलेज के एजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप गए, जमील साहब ने आपका फॉर्म फिल किया, आपने उनको एडमिशन लिया, 50,000 रुपीज़ सबमिट किए, उन्होंने एक रसीद दी, आप घर चले गए। थोड़े दिन बाद आप क्लासेस लेने आए, फी रिकवरी वालों ने आपको वहाँ रोक लिया कि यार पैसे आपके। मैं कही मैंने तो जमा करा दिए थे। कही किसको? जी जमील साहब को। कहते यार नहीं, जमील साहब तो ऑथराइज ही नहीं है पैसे लेने के, जमील साहब तो ऑथराइज ही नहीं है पैसे लेने के। आपने कहा कि सर फ्रंट पे वो बैठे हुए हैं, फॉर्म उन्होंने दिया, एडमिशन की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने ली, उसी सीट पर बैठकर उन्होंने मेरे से पैसे लिए। बात समझ आ रही? अब लॉ कहता है कि ओके, यू आर ए थर्ड पर्सन, क्या आपको ये पता था कि जमीन साहब पैसे लेने के ऑथराइज नहीं है? नहीं पता था। प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर हम पीछे लिखकर लगा दें दिस काउंटर इज नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट कैश, और फिर भी आप जमील साहब को पैसे दे दें, अब समझ आ गई बात? जी अब एजेंट ही जिम्मेदार हो गया ना। अगर एक्सप्रेसिवली बता दिया कि आपकी अथॉरिटी नहीं है, मतलब वहां लिखा हुआ दिस काउंटर इज नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट कैश, या पीछे ये भी नहीं लिख के लिखा, पॉजिटिव स्टेटमेंट लगाया, कैश शुड बी डिपॉजिटेड एट कैश काउंटर, इसका मतलब भी यही था। अब भी आपने कैश दे दिया, तो अब आपका और एजेंट का ये रिलेशन है, आप दोनों अदालत में जाइए, प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। बात क्लियर हुई है? अब इसको पढ़िए, यहां से जरा दोबारा पढ़िए। बात समझ आ गई? अच्छा, पार्टनरशिप में अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद पार्टनरशिप शुरू होगी इंशाल्लाह हमारी 1-2 रोज के अंदर। पार्टनरशिप में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। पार्टनरशिप को हम कहते हैं कि पार्टनरशिप इज एन एजेंसी रिलेशनशिप, पार्टनर एक दूसरे के एजेंट हैं। अच्छा, पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखा हुआ है, नो पार्टनर इज ऑथराइज टू टेक लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप भी नहीं ले सकती लोन, लिख सकते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी हुई है, 2 पार्टनर बैंक में चले गए और उन्होंने बैंक को जाके कहा जी हमें लोन चाहिए, और उन्होंने लोन दे दिया, और डीड में ये बात लिखी हुई थी। अब लॉ ये अज्यूम करता है कि बिजनेस में, बल्कि लीगल रिक्वायरमेंट है, जब पार्टनर लोन लेने आए हैं तो बैंक को चाहिए सबसे पहले आपको कहे कि अपनी पार्टनरशिप डीड लाएं, चेक करें कि आपके पास अथॉरिटी है भी या नहीं है। अगर बैंक ने लोन दे दिया है, अब हालांकि हमने आपके ऊपर आपकी शर्ट पे बैज नहीं लगाया हुआ कि यू आर नॉट ऑथराइज टू टेक द लोन, लॉ कह रहा नहीं, ये उस बंदे की, वो एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठा था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो आपकी पार्टनरशिप डीड मंगवा के पहले चेक करता कि यार आप ऑथराइज हैं या नहीं है। ऐसे ही कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करने लगे तो कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, वन इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड अदर इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सी लॉ में पढ़ेंगे जाकर, तो कहते पहले वो आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम मंगवा के चेक करें ये ऑथराइज भी हैं या नहीं। यानी जो आदमी ट्रांजैक्ट कर रहा है उसको भी थोड़ा देखना चाहिए कि ये बंदा ऑथराइज है या नहीं है। हाँ, अगर उसको नहीं पता, और ट्रेड ऐसा है कि जर्नली इस तरह का बंदा, इस चीज की अथॉरिटी उसके पास होती है। आप एडमिशन लेने आए, जर्नली क्या होगा, जो बंदा आपकी कैरियर काउंसलिंग कर रहा है, आपका फॉर्म फिल कर रहा है, पैसे कौन लेगा? वही लेगा। तो जर्नल प्रेजम्पशन यही है कि इस बंदे के पास ये अथॉरिटी मौजूद है। हाँ, हमने वो अथॉरिटी विड्रॉ करनी है
तो फिर हमें कहीं इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए। बात क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो क्या बात हुई जी? एजेंट के हर काम का जिम्मेदार प्रिंसिपल है? नो। एजेंट के ऑथराइज्ड कामों का जिम्मेदार प्रिंसिपल है। लेकिन क्या हर अनऑथराइज्ड का प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं है? यह बात भी ठीक नहीं है। वो अनऑथराइज्ड काम जहां पर आपने थर्ड पार्टी को बता रखा हो, फिर एजेंट जिम्मेदार है। क्लियर बात? एक्सप्रेस अथॉरिटी। एन एजेंट इज एक्सप्रेस, एन एग्रीमेंट is expressed if both parties by word spoken, वही वाली सारी बात आ गई। रिटर्न एजेंसी एग्रीमेंट में गिव द एजेंट एक्सप्रेस अथॉरिटी। जैसे पार्टनरशिप आ गई ना, आपने डीड लिख ली तो सारी अथॉरिटीज क्या हो गई हैं? एक्सप्रेस हो गई। दूसरा बंदा कोई भी अथॉरिटी मांगे उससे आपको पता चल जाएगा। एक्सप्रेस अथॉरिटी इज नॉट अनलिमिटेड पावर टू डू एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल शुड स्पेसिफाई what task the agent is required to perform and what powers and authority the agent can exercise. If the agent subsequently act outside the limit of his express authority, this will affect the contractual relationship between principal and third party. In such a situation, express authority does not exist, but there may be implied authority or ostensible authority. The legal consequence will depend on whether the third party know। वही वाली बात आ गई। जब भी थर्ड पार्टी का जिक्र आएगा तो लॉ हमेशा प्रिज्यूम करेगा कि पहले सोचेगा कि इसे पता था या इसे नहीं पता था। इसका मतलब है इन जनरली लॉ किसकी फेवर में जा रहा है? थर्ड पार्टी की फेवर में जा रहा है कि यार फिर आपको थर्ड पार्टी को बताना चाहिए कि ही इज नॉट ऑथराइज टू डू दिस। बात समझ आ गई जी? जनरली यही मतलब है कि नहीं पता। एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट इन एक्सप्रेस ऑफ in excess of express authority, that is which is inferred from the circumstances of the case। क्या मतलब हुआ कि जो circumstances बताएंगे कि अब इस बंदे के पास क्या अथॉरिटी हो सकती है इन circumstances में, this is called employed authority। चलिए, the scope of an agent authority may be increased by employed authority unless the third party has knowledge to the contrary। He is entitled to assume that agent holding a particular position has all powers that are normally given to a person in such position। वो जो अभी मैं बात आपको दे कि अगर एक थर्ड पार्टी किसी एक पोजीशन के साथ एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और नॉर्मली इस पोजीशन पर खड़े हुए शख्स के पास ये अथॉरिटी होती है, तो फिर थर्ड पार्टी ठीक अज्यूम कर रही है प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा इसका। अब आप गाड़ी के किसी एक शोरूम पे गए, वहाँ कोई मैनेजर टाइप आपको बंदा नज़र आ रहा है और उसने आपसे कहा कि जनाब ठीक है जी, मैं आपकी गाड़ी बुक कर देता हूँ, वैसे तो आजकल हमारा 6 मंथ डिलीवरी टाइम चल रहा है, लेकिन मैं आपको 2 मंथ्स में डिलीवर करवा दूंगा, लेकिन आपको 3 लाख रुपया मुझे आज ही जमा करवाना पड़ेगा। अब एक शोरूम है, वहाँ एक बंदा खड़ा है, ये उनका सेल रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं क्या समझूंगा कि ये बंदा ऑथराइज है ये सारा कुछ करने का। अब अगर मैंने उसको एक पे ऑर्डर दे दिया तो कंपनी जिम्मेदार बनेगी इसकी, अनटिल एंड अनलेस के वहाँ लिखकर लगाया हुआ कि ही इज नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट कैश। बात समझ आ रही है? ये वही बात हो गई है सारी की सारी। अच्छा जी, ostensible authority, apparent authority। Ostensible authority, also called apparent authority, is an aspect of agency by estoppel। क्या मतलब? Ostensible authority arise in 2 ways। Number 1, where a person makes a representation to a third party that another person has authority to act as his
agent even though he has not actually been appointed as। वही बात हम क्लेम कर रहे हैं किसी बंदे के बारे में कि ये बंदा हमारा एजेंट है, ठीक है। वेयर अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन टू थर्ड पार्टी दैट अनदर पर्सन हैज अथॉरिटी टू एक्ट हिज एजेंट। नंबर 2, where a person has previously represented to a third party that another person has authority to act as his agent and authority was subsequently taken away, यानी एजेंसी हमने कैंसिल कर दी है। The third party who previously deal with the agent has not been informed, यानी आपका कोई एजेंट था, आपने उसका एजेंसी का रिलेशन टर्मिनेट कर दिया, लेकिन लोगों को नहीं बताया, इसीलिए आपने देखा बाद दफा अखबार में इश्तहार आया हुआ होता है, वो इसी वजह से आया हुआ होता है कि जनाब ये फलां बंदे थे, हमारे परचेज एजेंट थे, आज के बाद कंपनी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बंदा इसके साथ देन लेन करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा। पढ़ा है कभी अखबार में ऐसा इश्तहार? ठीक है ना, वो इसी लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से होता है कि आपने थर्ड पार्टी को हर एक को जा के बताना है, नहीं, आपने अखबार में इश्तार दे दिया, बस किसी को पता लगा या नहीं लगा, बात खत्म हो गई, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। Unless the third party has knowledge to the contrary, he is entitled to assume that an agent holding a particular position has all the powers that are normally given to the person in such position। जाहिर है दूसरा तो यही अज्यूम करेगा, हाँ आपने अखबार में इश्तार दे दिया या अपने कस्टमर, आपके स्पेसिफाइड कस्टमर थे, उनको कोई मैसेज दे दिया है, किसी तरह से आपने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, देन इट इज फाइन, ओके, खत्म हो गई बात। जी पढ़िए जी। ठीक होगी बात जी, ओके। एजेंट अथॉरिटी इन emergency. An agent has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from losses as would be done by the person of ordinary prudence। एक आम जहन रखने वाला, एक आम समझदार आदमी उन सर्कमस्टांसिस में जो करता वही अथॉरिटी सारी एजेंट को फौरन मिल जाएगी अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई है। इन हिज ऑन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ला कहता है अगर ये सारी चीजें जिसके लिए वो एजेंट अपॉइंट हुआ था, अगर ये इसकी अपनी जाती होती तो ये उन सर्कमस्टांसेस में जो काम करता वो सारे इख्तियारात इसको मिल गए। ठीक है ना, एग्जाम्पल आ गई। पाशा कंसाइन बटर टू अमीर हिज एजेंट एट लाहौर विद डायरेक्शन टू सेंड देम इमीडिएटली टू बाकिर एट रावलपिंडी। वहां से आएगा, यहां से वो आगे रावलपिंडी सेंड कर देगा। अमीन नोटिस दैट द बटर माइट नॉट बियर द जर्नी टू रावलपिंडी विदाउट स्पॉइलिंग, उसको लग रहा है खराब हो जाएगा। अमीन सोल्ड द बटर एट द लाहौर टू अवॉइड लॉस। अमीन एक्ट इज वैलिड। ठीक होगी बात, ओके। लीगल पोजीशन इफ एजेंट एक्सीड अथॉरिटी, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर जाए। इफ थर्ड पार्टी हैज द नॉलेज ऑफ एन एजेंट एक्चुअल अथॉरिटी, और अगर नॉलेज नहीं है, ये वही वाली बात दोबारा लिंक होने लगी है। थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल, एजेंट इज पर्सनली लाइबल थर्ड पार्टी फॉर हिज एक्ट। कब? अगर इसे पता है कि ये इसकी अथॉरिटी में नहीं है।
अब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आप दोनों के दरमियान में है। हमने रेंटा कार का बिजनेस अभी एग्जांपल ली थी, वहां लिखकर ही लगाया हुआ है या हर रसीद के ऊपर लिखा हुआ है कि दिस पर्सन इज ओनली ऑथराइज टू ट्रांजैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑन फॉर रेंटल अरेंजमेंट। अब वो सेल करने पे आ गया, ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपका परचेज मैनेजर है और आपने अपने परचेजिंग डिपार्टमेंट में अपनी हर जगह पे लिख के लगाया हुआ है कि दिस पर्सन इज नॉट ऑथराइज टू परचेज ऑन क्रेडिट। अब कोई बंदा उसको माल क्रेडिट पर देता है तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। आपस में दो लोग हैं, बिकॉज आपने थर्ड पार्टी को क्लियरली बताया हुआ है कि ये इस चीज का ऑथराइज है और इस चीज का ऑथराइज नहीं है। बात समझ आ गई। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को ये नॉलेज नहीं है, प्रिंसिपल इज लाइबल टू थर्ड पार्टी, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर कर सकता है, उसने अपनी अथॉरिटी से किया। थर्ड पार्टी को कौन, थर्ड पार्टी किसके खिलाफ केस लेके जाएगी? प्रिंसिपल के खिलाफ। यहां थर्ड पार्टी किसके खिलाफ केस लेके जाएगी? एजेंट के खिलाफ। क्लियर होगी बात जी? A minor can be an agent but not liable to his principal for breach of duty. A minor can be a principal. अच्छा, तो MCQ शुरू हो गया है, चैप्टर खत्म हो गया। ला हौला वाला। आज तो ज्यादा हो गया काम है, काम तो था ही थोड़ा सा। कल छुट्टी किस चीज की है? खुदा का अच्छी थी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की खुशी में। शाबाश। फिर इसका मतलब फिर तो अभी पार्टनरशिप खत्म होगी, फिर छुट्टी अनाउंस कर देंगे फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म होगा, फिर छुट्टी अनाउंस कर देंगे। ओके ओके जी, ओके। अब यहां से चले, अच्छा हो गया। यहां से आप एक बात को फिर एवेल्युएट करें। मैंने जब आपको अभी आप डिसीजन ले रहे थे, वहां भी एक वीडियो के जरिए से भी बच्चों से बात की थी कि यार क्या हमें क्रैश बैच में लॉ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो ये अब आपको पता चल रहा है कि क्या बात है। 50% ऑफ द सिलेबस इज ओवर नाउ, और जो मुश्किल पोर्शन है, सो कॉल्ड मुश्किल पोर्शन है, वो भी खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, किससे सुना आपने बात? वो मियां बीवी वाली पार्टनरशिप का जिक्र हो रहा था जाहिर है बंदा अपना ही एक्सपीरियंस बता सकता है, किसी दूसरे का तो नहीं बता सकता तो एक्चुअली बच्चे जिस चीज को मुश्किल समझते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ठीक है। लेकिन आपके सामने है क्या कुछ आया, क्या कुछ नहीं आया। अब असल में हमें करना क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म। आप बताइए इसका फर्स्ट कंप्रीहेंसिव टेस्ट 1.5 आवर का कब देंगे आप? इसकी रिवीजन करें, वो आपका लेक्चर अवेलेबल है इसीलिए उसको जाकर देख ले, ठीक है ना। मतलब रिवीजन पे टाइम लगाने का फायदा नहीं है ना। हम थोड़ा सा पहले सारा कोर्स खत्म करके फिर आगे रिवीजन करें तो उसकी कोई सेंस भी बनेगी ना जी। जी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का कारण, या दो हिस्से बनाएं इसके, दो हिस्से बनाएं। अच्छा ऐसा करते हैं फिर 10 चैप्टर है बेसिकली, 9 चैप्टर ना। चैप्टर नंबर 1 तो एक अलग चैप्टर है ना, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। पहले 5 चैप्टर अलग कर लेते हैं और आखिरी 4 अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5। मैं कॉन्ट्रैक्ट के 5 चैप्टर की बात कर रहा हूं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। लेकिन 6 और 7 एक ही नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2।
आप चैप्टर 1 ऐड करें, ठीक है ना, आप चैप्टर 1 ऐड करें। एक्चुअली हम पहले 10 चैप्टर की बात करते हैं, 1 to 5 एक करते हैं और फिर 6 to 10 एक करेंगे, फिर ठीक हो जाएगा काम, ठीक है ना। अच्छा जी, 1 to 5 का टेस्ट हम नहीं 1 to 5 के लिए मंडे को क्यों जाना है? फ्राइडे ये वाला, परसों वाला जुमातुल मुबारक। हाँ जी बोलें। देखें, परसों वाला जुमातुल मुबारक टेस्ट करते हैं, फिर सैटरडे की छुट्टी कर लेंगे, है ही छुट्टी, मतलब है, संडे की भी छुट्टी आएगी, मंडे को दोबारा टेस्ट करेंगे। मंडे को अगले वाले हिस्से का इसका, ये दोनों टेस्ट 1.5 आवर्स के ही होंगे। यानी हम अज्यूम करेंगे कि अगर सारा पेपर इस हिस्से में से बन गया 50 नंबर का तो कैसे बनेगा, सारा इसमें से बन गया तो कैसे बनेगा, ऐसे लेकर चलेंगे ताकि आप पूरा लिखने का और पूरा आपका वो थोड़ा सा सिलसिला चले। पहला फ्राइडे को, दूसरा मंडे को। कल हम पार्टनरशिप शुरू कर देंगे ना। एक मिनट ठहरो। जी जनाब, मेरे ख्याल में हमें कल पार्टनरशिप शुरू करनी चाहिए ताकि कोर्स को भी हम थोड़ा टाइमली क्लोज कर सकें ना, ठीक है ना। आप पार्टनरशिप शुरू करेंगे हम कल, और फ्राइडे को टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है ना। फ्राइडे को टेस्ट लेंगे पहले 5 चैप्टर का। चैप्टर 1 में अगर आप कहेंगे तो मैं फिर दोबारा पढ़ा दूंगा, जहां पे वो प्राइम मिनिस्टर और उनका जिक्र हो रहा था, अगर वो सिस्टम अगर कहेंगे तो फिर हम एक दफा दोबारा चलें। ऐसा करते हैं, 1 को इसमें से निकाल देते हैं, हम ऐसे ही कर लेते हैं, पहले 2, 3, 4, 5 इनका परसों, ठीक है ना। फिर 6, 7, 8, 9, 10 ये मंडे, ठीक है ना। अब इससे बैलेंस भी हो जाएगा काम, पूरा 1.5 आवर का आपका फुली टेस्ट होगा, ठीक है ना, फ्राइडे वाले दिन। ये दोनों टेस्ट लेंगे, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। अब टेस्ट होंगे, सारे के सारे टेस्ट होंगे अब ना, अब सारे टेस्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। यहां से ऑनवर्ड हम यही चाह रहे थे कि थोड़ा सा एक आ जाए, जरा लेवल आ जाए हमारा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, फिर यहां से आगे चलेंगे।